क्या 19 जून 2026 को जेनेवा में यूएस ईरान पीस डील कार्यक्रम मध्य पूर्व में शांति ला पाएगा या फिर युद्ध विराम का एक नया तरीका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो बराक ओबामा हासिल नहीं कर सके थे? या फिर यदि ये डील इतनी शानदार है तो इजराइल इससे खुश क्यों नहीं है? तो आज हम इस डील के तहत ये देखेंगे कि किन बिंदुओं पर सहमति बनने की संभावना है और किन बिंदुओं पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इसका सबसे बड़ा कारण इजराइल है। इजराइल ट्रंप के इस फैसले से पूरी तरीके से नाखुश है और इजराइल को ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप ने आखिर इतनी जल्दी सरेंडर करने में जल्दीबाजी क्यों दिखाई है। क्या सरेंडर करना जरूरी था? और कहीं ना कहीं दुनिया के विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 107 दिन तक लगातार चले इस संघर्ष में ईरान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकतंत्र लेंस में। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। 19 जून 2026 को जेनेवा में यूएस ईरान पीस डील कार्यक्रम बेसिकली एक फाइनल पीस एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या कन्वेंशन है जो आगामी 60 दिनों के अंदर व्यापक सुझाव और शांति का रास्ता खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ऊर्जा मार्केट को स्थिरता प्रदान करने से संबंधित सारे प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है या सहमति बनने की संभावना है। पॉइंट नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यूएसए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि मेरा परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है और जिसे एटम्स फॉर पीस कहा जाता है, यानी मैं अपनी सुरक्षा के लिए इसको स्थापित कर रहा हूं। या फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, उसकी कड़ी निगरानी रखी जा सकती है। सेकंड, यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक लगाई जा सकती है और हथियार ग्रेड पर रोक लगानी होगी, और इसके अलावा कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जा सकता है। सेकंड, प्रतिबंधों में सीमित राहत, यानी ईरान के जो बैंकिंग अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे उन तक उसकी एक्सेस होनी चाहिए, और उसका जो बैंकिंग नेटवर्क बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दिया गया था उसे ओपन किया जाए और उसे वापस से तेल व्यापार में निरंतरता और अपनी जगह बनाने के लिए सुनियोजित मौके दिए जाए। और थर्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ओपन किया जाए, उसमें अमेरिकन नाकाबंदी को समाप्त किया जाए और ईरानी टोल को समाप्त किया जाए और जहाज़ों के आवागमन पूरी सुरक्षा के साथ सुनिश्चित हो। इसके अलावा लेबनान में अभी जो इजराइल के लगातार अटैक्स हो रहे हैं उसको रोका जाए, ये ईरान का कहना है। और इजराइल दूसरी तरफ से कह रहा है कि जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं कर दिया जाता, एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता, तब तक लेबनान में उसके अटैक्स जारी रहेंगे। और लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए शांति है, तो ये देखा जाएगा कि लेबनान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम दोनों के बीच में इजराइल और ईरान का रुख किस तरीके से स्पष्ट होता है। क्योंकि युद्ध रोकना आसान है लेकिन शांति स्थापित करना बड़ा कठिन है, और यही कुछ संभावित पॉसिबिलिटीज है जो डील के अंदर फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन अब हम उन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे जो कि डील के अंदर बड़े दाव पेच के आधार पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फाइनलाइज हो जाए, यानी किन मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना अत्यंत नगण्य, नेग्लिजिबल है। अब हम ये देखते हैं कि किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवादास्पद स्थिति है। फर्स्ट पॉइंट, कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। ईरान ये कह रहा है कि मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मेरा मिसाइल कार्यक्रम बहुत जरूरी है, जबकि इजराइल अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसे ये लगता है कि यदि इस पीस डील के माध्यम से यदि किसी भी तरीके से ईरान को आर्थिक या रणनीतिक लाभ मिलता है या फिर उसको आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए या इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से रिबिल्ड करने के लिए कुछ फंड्स दिए जाते हैं, तो बेसिकली ये खाड़ी संकट में फिर से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है और जो वो लगातार प्रोक्सी नेटवर्क्स को फंड्स कर रहा था वो वापस से रिज्यूम कर सकता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुतीस और सीरिया के अंदर शिया मिलिटेंट ग्रुप्स जो है उनको ईरान पहले भी फंडिंग कर रहा था और अब वापस से वो फंडिंग शुरू कर सकता है, और ये इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक है। इसके अलावा
ईरान के पास जितना भी यूरेनियम उसके पास पहले से संवर्धित है, स्टॉक में है, उसे या तो नष्ट किया जाए या फिर विदेशों में भेजा जाए या फिर आईएई की पूर्ण निगरानी में और कड़े सैंक्शंस के बाद, कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उसके पास स्थिर रूप से रखा जाए। और ये ईरान को लिखित में सुनिश्चित करना होगा कि वो भविष्य में ना तो आज और ना कल वापस से न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिज्यूम करेगा। अब हम ये देखते हैं कि इजराइल ट्रंप से पूरी तरीके से संतुष्ट क्यों नहीं है। इजराइल और नेतन्याहू बार बार ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों डिसएग्री हो गए। फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिलहाल के लिए फ्रीज नहीं बल्कि न्यूक्लियर एलिमिनेशन होना चाहिए। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि भविष्य में ईरान किसी भी तरीके के परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि इजराइल इस पक्ष में है कि उसका पूरा यूरेनियम संवर्धन नष्ट किया जाए और उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम कोलैप्स किया जाए ताकि उसे भविष्य में निर्मित करने की क्षमता ही उसके पास नहीं बचे। क्योंकि इजराइल चाहता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र के अंदर इस शांति फिलहाल के लिए फ्रीज नहीं बल्कि न्यूक्लियर एलिमिनेशन होना चाहिए। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि भविष्य में ईरान किसी भी तरीके के परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि इजराइल इस पक्ष में है कि उसका पूरा यूरेनियम संवर्धन नष्ट किया जाए और उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम कोलैप्स किया जाए ताकि उसे भविष्य में निर्मित करने की क्षमता ही उसके पास नहीं बचे। क्योंकि इजराइल चाहता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र के अंदर इस शांति तभी स्थापित हो सकती है जब किसी भी देश के पास एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर नहीं। और हाल में कुछ रिपोर्ट्स में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरारें दिखाई गई है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप ने सरेंडर किया है, इजराइल उससे नाखुश नहीं है। एक समय में इजराइल को अमेरिका का सौतेला बेटा कहा जाता था और आज दुनिया उस दौर से गुजर रही है जब ईरान के मुद्दे को लेकर पहली बार इजराइल और अमेरिका अलग अलग रास्तों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी 99% अमेरिका और इजराइल किसी भी इशू के ऊपर एग्री करते हैं। इजराइल का ये कहना है कि 107 दिन तक चले इस सशस्त्र संघर्ष में उसके बावजूद भी हमें जो उद्देश्य प्राप्त करना था या जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो तो हुआ ही नहीं। और जब वो नहीं हुआ तो आप किसी भी पीस डील तक कैसे पहुंच सकते हो आप। और इसीलिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने मुझे विश्वास में नहीं लिया और बेसिकली वो अपने आप ही युद्ध शुरू करते हैं, अपने आप ही खत्म करते हैं और बेसिकली एक नया जुनून चढ़ा है ट्रंप के ऊपर कि अपने आप को शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत करे। वो बार बार ये साबित करना चाह रहे हैं कि उसे कांग्रेस या सीनेट के अंदर कठिन सवालों से बचा जा सके। अमेरिका एक महाशक्ति है, इजराइल एक क्षेत्रीय शक्ति है और इजराइल ये चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में और मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और वो तब सुनिश्चित होगी जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दे और उसके अकाउंट्स में जितना भी पैसा है वो प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए फंड्स डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाए, क्योंकि उससे इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। तो अमेरिका फिलहाल पीस थ्रू नेगोशिएशंस पर फोकस कर रहा है, वहीं इजराइल पीस थ्रू स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 19 जून 2026 को जिनेवा में आयोजित बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी और किन मुद्दों पर नहीं होगी। तो अभी फिलहाल सीज फायर का ऐलान हो चुका है और उसे अमल में भी लाया जा रहा है, लेकिन अगले 60 दिन यानी 19 जून 2026 के अगले 60 दिनों में यह तय होगा कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर फिर से कहीं सीज फायर ब्रेक ना हो जाए, कहीं शांति के रास्ते फिर से बंद ना हो जाए। क्योंकि इजराइल जिस तरीके से अपना रुख और अपनी ओपिनियन को पब्लिसाइज कर रहा है उसके हिसाब से कहीं भी अभी तक ये नहीं लग रहा कि वो फुली तरीके से अमेरिका को हर पॉइंट पे सपोर्ट करेगा। अब इस पूरे पीस डील कार्यक्रम को या इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस को हम पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज किया जाता है अलायंस डिलेमा। मींस जब दो सहयोगी देश लगभग हर अपने एक हित और स्वार्थ के लिए एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके हित अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। तब वो अपने अपने गठबंधनों के आधार पर अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं। और रियलिज्म और यथार्थवाद के अनुसार ये कहा भी जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने हित और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा और क्राइसिस निकल के आया है जिसमें पहली बार इजराइल और अमेरिका
एक साथ एक रास्ते पर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को नेग्लेक्ट किया है, नजरअंदाज किया है जानबूझकर। और फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा भी गया है, ट्रंप ने कहा खुले रूप से कि इसराइल और नेतन्याहू मेरी बात नहीं मान रहा है, उसे लेबनान में अपने अटैक्स को रोकना होगा और ये ईरान की पहली शर्त है पीस डील में शामिल होने से पूर्व। जबकि इसराइल ये कह रहा है कि लेबनान में अटैक्स तब रुकेंगे जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाए। ट्रंप की प्राथमिकता फिलहाल युद्ध समाप्त करना है, इस संघर्ष से बाहर निकलना है और उसे ये समझ में आ गया है कि 21वीं सदी में उसे चीन से लोहा लेना है, ना कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जैसे सीरिया, अफगानिस्तान जैसे क्राइसिसों में उसने दर्जनों अरबों डॉलर खर्च कर दिए, उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी उसको इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करना है। तो फिलहाल के लिए इस खाड़ी क्षेत्र से उसे बाहर निकलना है और उसे चीन के साथ, चाहे ट्रेड हो चाहे मिलिट्री एक्सपेंशन हो, हर तरीके से उसके साथ, चीन के साथ उसको कंपटीशन में शामिल होना है। इसलिए वो अपने ध्यान को डाइवर्ट कर रहा है और ट्रंप का ये भी मानना है कि अब तक जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुए हैं उस कैटेगरी में उसको ना रखा जाए और उसे एक शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि उसने दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच बहुत सारे युद्ध रुकवाए हैं। तो एक ऐसा ऑब्सेस्ड पर्सन जिसकी फॉरेन पॉलिसी आज तक किसी को समझ में नहीं आई है, पूरी तरीके से अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टैंड लेना चाह रहे हैं। इजराइल को बार बार 2015 के JCPOA की याद आ जाती है और वो ये कहता है कि यदि इस पीस डील के माध्यम से यदि ईरान को समय, पैसा और प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो वो अपनी क्षमताओं को वापस से विकसित कर लेगा और इस खाड़ी क्षेत्र में फिर से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है और ये इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से लगाया जा सकता है। कुछ इजरायली विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ये पीस डील कार्यक्रम बेसिकली एक स्थायी समाधान नहीं है बल्कि एक अस्थायी विराम है। तो यूएस ईरान पीस डील 2026 बेसिकली मध्य पूर्व में शांति स्थापित कर सकती है, तेल ऊर्जा व्यापार को निरंतरता प्रदान कर सकती है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा सकती है। लेकिन शांति सिर्फ युद्ध नहीं होने का नाम नहीं है बल्कि उससे आगे की बातें हैं। इस पीस डील के तहत ईरान अपने प्रतिबंधों में राहत चाहता है और अमेरिका युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। बाकी ये पीस डील में दस्तखत के बाद तय होगा कि शांति स्थापित हो पाएगी या फिर इस खाड़ी क्षेत्र में फिर से युद्ध जैसी गतिविधियों की शुरुआत होगी।